नमस्कार, अंजन चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं अंशुमान त्रिपाठी। आज हमारे साथ हैं बीजेपी के युवा नेता श्री साबिर अली। साबिर अली जी को अपनी धारदार दलीलों के लिए देश की राजनीति में पहचाना जाता है। आप उन्हें तमाम टीवी चैनलों पर और अखबारों में सुनते और पढ़ते आए हैं। आज उनसे हम चर्चा करेंगे उनकी सियासत के सफर पर और निजी जिंदगी से जुड़े हुए कई पहलू। साबिर अली जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये मान के चलते हैं कि अक्सरियत के राज में ही अकलियत की भलाई है, ये कुल मिलाकर भाई हम इस देश के सबका ये साथ, मिट्टी सबका हमारी विकास है। हर मुसलमान, हर हिंदू, हर सिख, हर ईसाई जो यहाँ पैदा हुआ है उसकी नस्ल दर नस्ल हुई है। कौन कहाँ से कहाँ परिवर्तन लिया है उसकी इंडिविजुअलिटी है। मैं तो बोलता हूँ कि धर्म किसी एक की जागीर नहीं हो सकती। मेरा बेटा साबिर अली का बेटा पैदा होने के बाद, बड़ा होने के बाद वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन सी मेरी धर्म अलावा बात करती है नहीं करती है, उस पर बंदिश लगाने की औकात किसी की है क्या? इससे कम से कम आदमी को जब आईना सामने हो तो मुंह को मत फेरो। बिहार में आप किस चेहरे को लेकर के आप चुनाव में जाना चाहें? बिहार में किसके चेहरे को लेकर बीजेपी चुनाव में जाना चाहे? नरेंद्र मोदी का चेहरा है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पे अभी भी वही चमक और वो बरकरार है। और जब आपको लैंड एक्विजिशन बिल विड्रॉ करना पड़ गया, लैंड एक्विजिशन का बिल वापस करना नहीं करना एक हार का एक इशू है। नहीं, देखिए, राजनीति में हार का प्रतीत क्या? राज्यसभा में अगर किसी की अगर बहुमत नहीं हो तो क्या कानून को अपने हाथ में, आज ही अगर कम्बिनेशन अगर वैसा मंशा होता तो दोनों को एक साथ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री हो जाती तो क्या पास नहीं हो? सुनिए, किसानों के बीच जो वही आ रहा है, वही बिहार चुनाव को जीतने के लिए संदेश क्या गया है ये तो रिजल्ट बताएगा। संदेश क्या गया है ये रिजल्ट बताएगा। ये संदेश तो हम लोग कह रहे हैं, जो लोग टेलीविजन पे कह रहे हैं, वो लोग जो विपक्ष में बैठे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने देखा कि इस चीज को गलत प्रोपेगेट किया गया, इसकी अफवाहें गलत फैलाई गई। हालांकि लैंड एक्विजिशन बिल इतना बेहतरीन था कि आप बताइए कि जो आपको मुआवजा मिल रहा हो उसका 4 गुना मुआवजा आपको तय कर रहा है। ये बताइए कि जब तक कि ज़मीनें नहीं आएंगी, फैक्ट्री नहीं बन सकती, हॉस्पिटल नहीं बन सकता, स्कूल नहीं बन सकता, बड़े कॉलेज नहीं, तो ज़मीन आएगी कहाँ से? कौन देगा? कुल मिलाकर फिर कैसे तरक्की होगी? जनता में संदेश जा रहा है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अमीरों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आज विपक्ष ये बड़ा इत्तेफाक की बात है कि लोगों ने सूट बूट की बात कह के अपने बात को रख दी। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर देश का प्रधानमंत्री है तो उसको सूट बूट में होना चाहिए। मैं इसको मानता हूं, मैंने आज तक कहना, लेकिन मैं 3 बार दोहराता हूं कि उसको रहना चाहिए। वो इस देश का प्रधानमंत्री है और दुनिया को भी दिखना चाहिए कि इस देश का प्रधानमंत्री है। लेकिन जिनको नहीं रहना चाहिए, जिनके पास और वसाइल नहीं है, वो सूट पे सूट और बूट पे बूट रखे तो उनके लिए कोई हिसाब नहीं। और देश का प्रधानमंत्री सूट बूट में रहे तो उसके लिए लोगों को जलन है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या सोचा नहीं सोचा, क्या कहा नहीं किया, लेकिन मैं इसको मानता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री को जितना स्मार्टली, स्मार्ट से स्मार्ट दिखने में भी, कहने में भी, बोलने में भी जितना रहना चाहिए, नरेंद्र मोदी इसमें खरे उतर रहे हैं और इससे और निखार की जरूरत है। साबिर भाई से ये बातचीत जारी रहेगी, सियासत के सवालों को लेकर और उनकी निजी जिंदगी के कुछ पहलुओं पर भी बात करेंगे हम। इंतजार कीजिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। माई समीकरण तो खत्म हो गया, वाई समीकरण का उन्होंने कल जिक्र किया बड़ी मजबूती के साथ। माई का नहीं किया, वाई का किया, लेकिन अब वाई भी खत्म है, उसमें क्या एक ऊपर का टुंडी टूट गया, आई समीकरण बाकी रह गया है। आई समीकरण वो कैसे? अब वह आई के समीकरण एनालिसिस आपको करना है, आई से क्या होता है वह आप निकालते रहिए। अंजन चौपाल में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं आज बीजेपी की युवा नेता साबिर अली जी से और उनसे चर्चा कर रहे हैं बिहार के चुनावों को लेकर, देश की सियासत पर। तो साबिर भाई, कुल मिलाकर के हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज लेके आप बिहार के चुनाव में उतर रहे हैं, जिसको नीतीश जी ने खारिज कर दिया का 85,000 करोड़ का पैकेज तो वही पुराना है, पुरानी योजनाएं हैं, और उसमें 12, 15, 20 करोड़, 1000 करोड़ रुपए जोड़ करके पेश कर दिया गया।
तो आपका क्या कहना है, ये लोगों को रिझाएगा कि लोग जातिवादी नीतीश राजनीति कुमार से को हट के? महारत है इस बात में कि अपने बातों के सामने किसी और की बात न रखी जाए, इसमें उनको महारत है। लेकिन इस बार फेल कर गए, और वो इसलिए फेल कर गए कि पहले आपको ये पुराना पैकेज है कि नया पैकेज, 10 साल आपने राज चलाया, ये पैकेज था, तो इस पैकेज को पहले आपने जगजाहिर क्यों नहीं की? कहाँ बताया, कहाँ दिखाया, किसको सुनाया, कहाँ दिखाया, आगे क्या करने वाले हैं और पैसे कहाँ से आने वाले हैं? आप यूपीए के सरकार के गलवैये बन के बैठे हुए थे। आपकी जब भी दिल्ली आते तो यूपीए का एक मंत्री आपके साथ चाय नाश्ता जरूर करता था। आपने क्यों नहीं ले ली? आपने विशेष राज का दर्जा का रैली किसके कंधे पर रख के यहाँ आपने कराया? साबिर अली उसका कन्वीनर था, आपने क्यों नहीं ले ली? उसके बाद क्या क्या हुआ, नीतीश कुमार को जवाब नहीं देना पड़ेगा, वक्त आएगा मैं बताऊंगा। तो विशेष पैकेज की घोषणा क्यों की मोदी जी ने? विशेष राज्य की घोषणा क्यों नहीं? क्यों विशेष राज्य का ये दर्जा बताइए। देखिए ऐसा है, विशेष राज्य का दर्जा चूंकि उस कैटेगरी में सिर्फ एक प्रदेश नहीं है और अनेकों प्रदेश हैं। ये बताइए क्या ये संभव है कि एक प्रदेश को दे दें और दूसरे के नहीं? तो ये इंसाफ होगा क्या? और जब देगा तो उसके क्या परिणाम आते हैं, कितने बोझ आते हैं, क्या क्या उसके और उस बरक्स उसके क्या क्या रास्ते निकल जाते हैं दूसरे के लिए, और फिर क्या क्या सोचना पड़ता है। ये सेंट्रल के लिए सिर्फ एक बिहार प्रदेश नहीं, पैकेज इसलिए दिया जाता है कि भाई इससे प्रदेश तरक्की करे और उससे प्रदेश कम से कम अपनी ताकत भी उस पर लगाए। किसी को अपाहिज करके बिठा देना ठीक नहीं, सब कुछ केंद्र दे ये भी तो ठीक नहीं। आपको इतना बड़ा पैकेज मिला, उसको आपको स्वागत करना चाहिए। नीतीश कुमार जी, यानी किसी को किसी की अच्छी बात भी आप स्वागत नहीं कर सकते, इतनी तो आपकी मानसिकता छोटी है। साबिर भाई सारी बातें ठीक है, लेकिन जो हालात हैं, जब से नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा है, बीजेपी कहीं ना कहीं ये महसूस कर रही है कि उसे साबिर अली जैसे सेकुलर छवि वाले अक़लियत के भी नेताओं का, युवा नेताओं का, राष्ट्रवादी नेताओं की ज़रूरत है, और इसी वजह से वो आपका साथ लेकर के किसी तरीके से अपने वोट बैंक का इक्वेशन बनाने की कोशिश। लेकिन आप बताइए, जहाँ मुस्लिम यादव समीकरण जो आज तक आरजेडी के साथ फिट बैठता था, और कुछ पिछड़ी जातियों को लेकर नीतीश जी भी उसी के साथ दोबारा जुड़े हैं ना, तो माय समीकरण जो होता था, जो वहाँ पर पिछले दिनों से, और उसमें आप नोटिस भी कर रहे हैं कि यादव वोट इस समय लालू यादव को का पूरी तरह साथ देने के उसमें मोड में नजर आ रहा है। देखिए 3 इलेक्शन तो मैं देख रहा हूँ, हर इलेक्शन से पहले ये कहा जाता है कि इस बार यादव माई समीकरण लालू के साथ। माई समीकरण तो खत्म हो गया, वाई समीकरण का उन्होंने कल जिक्र किया बड़ी मजबूती के साथ। माई का नहीं किया, वाई का किया, लेकिन अब वाई भी खत्म है, उसमें क्या एक ऊपर का टुंडी टूट गया, आई समीकरण बाकी रह गया है। आई समीकरण वो कैसे? अब वह आई के समीकरण एनालिसिस आपको करना है, आई से क्या होता है वह आप निकालते रहिए, लेकिन माई समीकरण नहीं। मुसलमानों अगर वोट दिया होता तो लालू यादव 4 सीट पर नहीं सिमटे, 22 में असेंबली में नहीं सिमट गए होते। इसलिए लालू यादव के कारनामे को मुसलमानों ने, इवन यादवों ने देखा है कि सिवाय बदनामी को यादवों को, ठीक है कुछ लोग फल फूल गए होंगे, गाड़ियां आ गई होंगी, घर बना लिया होगा, बंदूक का लाइसेंस ले लिया होगा, कुछ नेता बन गए होंगे, लेकिन समाज का जो कल्याण होना चाहिए, आप चले जाइए यादव गांव में, समाज का कल्याण लालू यादव ने नहीं किया, उसका इस्तेमाल किया, उसका शोषण किया, वो जात होने का शोषण किया, और मुसलमान को तो एकदम बिल्कुल दूह लिया, क्योंकि वो दूहने में माहिर हैं। खैर लालू यादव के लिए तो आपकी नाराजगी विपक्ष की पार्टी ये तो है, लेकिन साबिर भाई अपने आपके गठबंधन के अंदर ही राष्ट्रीय आपकी लोक जनशक्ति पार्टी जो पासवान जी की, वो भी आपसे नाराज है। पासवान जी भी बहुत खुश नहीं है, पासवान जी को भी आपने अधर में छोड़ दिया था, तो अब वही पासवान जी 29 सीटें मुसलमानों की लेके आए, तो क्या आप मुसलमानों के रहनुमा माने जाएंगे एनडीए में, या पासवान जी माने जाएंगे? देखिए ऐसा है, रामविलास पासवान जी एक बड़े नेता हैं, उनकी राजनीति में एक बड़ी लंबी अवधि रही है, और लगातार मैं समझता हूँ 1989 से 2015 कुछ बीच में इलेक्शन को छोड़कर, कुछ सालों को छोड़कर लगातार पार्लियामेंट में बने रहे और बहुत अनुभवी हैं। जहाँ तक सवाल मेरा है, मुझे नहीं लगता कि रामविलास पासवान जी को साबिर अली से कहीं दिक्कत है, साबिर अली से कहीं दिक्कत है, और मेरे ना नॉलेज में है
ना ही मेरी जानकारी में है। और मुसलमानों का लीडर कौन हो, सवाल उसका नहीं है। मुसलमानों का भला कैसा हो, सवाल ये है। अभी तक नहीं हुआ, उसका कैसे भला हो, और उस भलाई में भी इसलिए हो कि जब उसकी भला होगी तो वो देश के दूसरे पहिए के साथ समानांतर आएगा तो गाड़ी और तेज चलेगी। मैं ये बात तो आपके मान रहा हूँ कि अक़लियत की रहनुमाई ढंग से नहीं हो रही, चाहे वो अक़लियत का ही आदमी हो, चाहे अक्सरियत का हो, चाहे पासवान हो, चाहे साबिर भाई हो, क्योंकि जो हालात दिखाई दे रहे हैं, AIMIM जैसी पार्टियां उभर करके हैदराबाद जैसे शहर से आज बिहार का रुख कर चुकी हैं और लालू यादव के वोट बैंक में सेंध लगा रही हैं, आपके भी वोट बैंक में सेंध लगा रही। ये एक सोची समझी मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि पैसे यहीं बैठे या कोई भी शख्स या हम भी वहाँ घूमने उनके नेता बैठे ये कैसे समझ लेते हैं कि मुसलमानों का वोट लालू यादव का बपौती हो गया या उनके बधुआ मजदूर हो गया, उनके गोनी का चावल हो गया, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन एक बात तो साबिर भाई साफ है, हाँ। एक बात साफ है कि मुसलमान वही वोट देता है जहां पर जो बीजेपी को हराने के लिए सक्षम और ताकतवर ये हो। टेंडेंसी रही है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन अब वो टेंडेंसी तो लालू नहीं है। ही एक ऐसा हो सकता था। वो टेंडेंसी अब बाकी नहीं है भाई। वो टेंडेंसी अगर बाकी होती तो तीसरा पक्ष कहाँ है? मैं आपको बता दूं, 2010 के इलेक्शन में आप आंकड़ा उठाकर देखते हो, भारतीय जनता पार्टी और JDU एक साथ लड़ी तो 25% मुसलमानों ने वोट दिया। भाई उस सरकार में उसको पता था ना कि भारतीय जनता पार्टी है और बराबर की पार्टी है, 25% वोट दिया, तभी लालू यादव 22 पे सिमट गए ना। तो वो बात रही कहां? और वो बात और आगे बढ़ी है। अब सहयोगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी सहयोगी का मैं नहीं समझता हूं कि उसके इंतजार में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी को स्वयं खुद फूल छाप पर, कमल पर मुसलमान बटन दबाने को तैयार बैठा है। उसकी वजह यह है, उसको मालूम है कि अभी तक हमको जो लोग सिर्फ बहकावे में रखे, ये झूठे हैं, ये सच नहीं बोलते। आज तक सिर्फ वही बात करते हैं जब इलेक्शन आती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमको इसके साथ चल के देश को और प्रदेश को मजबूत करना है। लेकिन ओवैसी का जिक्र आप करने से बच रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, हमने कहाँ बचा भाई? तो आप ओवैसी का बताइए ना, जिक्र, क्यों? ओवैसी कोई खौफनाक चेहरा तो है नहीं कि मैं जिसकी बात ना करूं। सीमांचल क्षेत्र में, सीमांचल नहीं, पूरे बिहार में लड़ाए और वो पॉलिटिकल पार्टी है। महाराष्ट्र में लड़ाया, दिल्ली में नहीं लड़ाया, यूपी में लड़ाई। भाई पॉलिटिकल पार्टी है, दिल्ली में बैठा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आता है, तो वो जहां लड़ाना चाहे, उसको भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना है? जहां लड़ाना चाहे, मैदान भी है, घोड़ा भी है, तू भी चल, मैं भी चल, देखेंगे बाजी कौन मारेगा। लेकिन अगर मुसलमान वोट इस तरीके से बटा, कल को ओवैसी के बीच कुछ साबिर भाई ले जाते हैं, कुछ अभी भी RJD के से मोहब्बत रखते हैं, तो ऐसे में तो अक़लियत का बहुत नुकसान हो जाएगा, आपको नहीं लगता? ये बताइए, वोट कोई किसी चीज की मोटरी है क्या? लड्डू है कि बांध दिए तो खुलेगा नहीं। इंसान, हर इंसान का अपना मिजाज है, जहां चाहता है देता है। वो किसी एक शख्स, किसी एक धर्म, एक जात के लिए नहीं है। लड्डू नहीं है, बांध दिया तो खुलेगा नहीं, जब मुक्का मारो तो ही मुंह में डायरेक्ट जाएगा, ऐसा नहीं है। वोट देने वाला मुस्लिम समाज हो, हिंदी समाज हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई जाति का हो, जहां उसका मन करता है, हर जात में, हर धर्म में उसकी अपनी प्रायोरिटी है और मन बना लेता है। आज के तारीख में लोग समझदार हो गए हैं। 12 साल का बच्चा 18 साल में वोट देने का हक मिल रहा है। 12 साल से वो मन बना रहा है कि उसको वोट कहाँ देना है। जो समझ में आता है, बाप के सामने भी बोलता है और माँ के सामने बोलता है। आज के चौक चौराहे पे 12 साल के बच्चे डिबेट कर रहे हैं। साबिर भाई से ये बातचीत जारी रहेगी, सियासत के सवालों को लेकर और उनकी निजी जिंदगी के कुछ पहलुओं पर भी बात करेंगे हम। इंतजार कीजिए, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारी मनभेद नहीं, मतभेद थी, हमने पार्टी छोड़ दी। क्योंकि मैं उनके पार्टी में रहूं और उनके साथ गद्दारी करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। जिस वक्त जिस पार्टी में रहेंगे, जितना दिन रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, नहीं तो पार्टी छोड़ देंगे। अंजन चौपाल में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं आज बीजेपी की युवा नेता साबिर अली जी से और उनसे चर्चा कर रहे हैं बिहार के चुनावों को लेकर, देश की सियासत पर। साबिर भाई, आपकी पहचान सिर्फ मुस्लिम नेता के रूप में कतई नहीं है, आपकी पहचान दलित, महादलित समाज भी जो बिहार का है उसको लेकर के है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि पिछले दिनों राजनीति में आप जब JDU के साथ थे, दलित और महादलित नाम के 2 टोले कर दिए थे, समाज को फिर एक बार बांट दिया था,
बिल्कुल, ये है ठीक ना? बात है। तो ये ठीक जो बात, समाज ये का ठीक बात। बंटवारा जो हो रहा ये है, ठीक बात है। महादलित ये नीतीश मुसलमान, कुमार की उपज थी, ये नीतीश कुमार की उपज थी, बांटने, वही तो कह रहा हूँ कि तब भाई आप इस तरह के पासवान का साथ छोड़ के आए भी थे, दलित टोला उनके साथ था, महादलित टोला जब वो नीतीश के बंटवारा साथ किए था। उस वक्त मैं रामविलास पासवान जी के साथ था। उसके बाद जब मैं रामविलास पासवान जी को छोड़ के मैं जेडीयू के साथ आया, वो हम लोगों के, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बात पर अनबन हुई। लेकिन उस वक्त भी जब मैं पहला पीसी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा कि रामविलास पासवान के प्रति मेरा कोई मन में किसी तरह का द्वेष नहीं है। मैंने एक अल्फाज रामविलास पासवान के प्रति न बोला था। चिराग पासवान तो उस वक्त पॉलिटिक्स में खुल के आए भी नहीं थे, ना उनके भाइयों के खिलाफ। मैंने सिर्फ कहा कि राजनीति में नीति के चलते हमारा ऐसा मन लगता है कि मैं वहाँ काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं राजीनामा दिया, मैंने इस्तीफा दिया। उनके पार्टी से चुन के आया था, उनका सिंबल था, उनके 10 एमएलए थे, हमने वहाँ इस्तीफा दिया। उनसे पहले बात की कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे अरसे से मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूँ। मैं बहुत खुला हुआ आदमी हूँ और राजनीति में छुपा के मतलब किसी राजनीति सैद्धांतिक विरोध की वजह से, किसी उसूल को लेके आपने पासवान का साथ नहीं छोड़ा? नहीं, वसूल भाई, राजनीति में नीति होती है ना राजनीति की। हाँ, तो क्या मैं जिस जिला का उनका- रहने वाला हूँ, अगल बगल का जिला है, मैं जहाँ पे चाहता हूँ जिस तरह का काम होना चाहिए वैसा नहीं वर्करों होना का, अगर मतभेद हो जाए, हमारी मतभेद नहीं, मतभेद थी, हमने पार्टी छोड़ दी। क्योंकि मैं उनके पार्टी में रहूं और उनके साथ गद्दारी करूं, ये मुझसे नहीं हो सकता। जिस वक्त जिस पार्टी में रहेंगे, जितना दिन रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, नहीं तो पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन दोनों बार कहा गया कि वहाँ राज्यसभा का टिकट नहीं मिला, इसलिए आपने पासवान जी को, आप पासवान जी को भी राज्यसभा में आपको भेजा गया, अगली बार नहीं दिया जा रहा था टिकट। नहीं, वो इसलिए जब मैं छोड़ा तभी साबिर भाई 2.5 साल बाकी था, उस वक्त देने न देने का सवाल नहीं था। मैं जब रामविलास पासवान जी को छोड़ा, मेरे पास जो अवधि थी 2.5 साल बाकी थी, और उससे बाद क्या परिस्थिति बनती, उसके बाद इलेक्शन था, कोई सवाल पैदा था नहीं वहाँ राज्यसभा का। राज्यसभा का सवाल नीतीश कुमार के साथ अगर कोई सवाल करे हाँ। तो ये सच हो सकता है। और मैं राज्यसभा जो था 2.5 साल जेडीयू के साथ, वो नीतीश कुमार के मर्जी पे नहीं था, उनके पार्टी का नहीं था, उनका योगदान नहीं था। मेरी जो अवधि बाकी थी, मैं उसी पे लौट के आया था। तो जनता दल यूनाइटेड के लिए मैंने जितना किया, आपको शिवहर से टिकट दिया गया, लेकिन आप मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैंने जितना, शिवहर से टिकट दिया गया था, कहाँ, कैसे, किस तरह, वहाँ आरजेडी का ऑलरेडी एक मुस्लिम कैंडिडेट तैयार था, 2,90,000, नहीं, अनवारुल हक को मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कोई हो, 2,90,000 मुस्लिम वोट हो। हमारा गृह क्षेत्र है बेतिया। आप वहाँ पहले किसी और को किस वजह से आपने, जो आपके पार्टी में नहीं है, पार्टी के लिए एक दिन काम नहीं किया, कभी किसी स्टेज पर दिखाई नहीं दिया। साबिर अली दिल्ली में 3 लाख लोगों का रैली कराता है, पटना में रैली कराता है, आपका इलेक्शन लड़ाता है, आपको लेके घूमता है, दिन रात आपके लिए काम करता है, और टिकट किसी और को दे दोगे? हम बंधुआ मजदूर हैं नीतीश कुमार के, ये नहीं हो सकता। कैशा परवीन को लेके आप अब वो हमारे को किसका नाम लेके आए, ये उनकी अपनी पसंद हो सकती है ना, पसंद उनकी क्या है, किसको लाना चाहते हैं, नीतीश कुमार समझे। अच्छा साबिर भाई, आपका जो सियासी सफर है बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा, और आप जितना आपको मोहब्बत मिली उतनी अदावत भी मिलती चली गई लगातार। तो आखिर आप अपने आज से 10 साल बाद अपने को किस मुकाम पे देखते हैं? देखिए, हमारा मुकाम कल क्या होगा, ये दुनिया के कोई शख्स को पता नहीं कल क्या होना है। नजूमियत जो है, जो देखा जाता है कल ऐसा हो जाएगा, उसमें कहीं 100% परफेक्शन आज तक कोई नजूम ही नहीं हुआ दुनिया में पैदा। ठीक है, एक परसेप्शन बनाया दिया जाता है, एक आंकड़ा है, एक बनाया जाता है कि ये पॉसिबिलिटी है, देयर इज नथिंग 100%। इसलिए कल के बारे में मैं कभी नहीं सोचता। एक रुबाई का एक बहुत बड़ा, लेकिन फिर भी जिंदगी का मैं आपको मैं बता रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, वही मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि कल जो गुजर गया, मैं उसके लिए अफसोस नहीं करता। कल जो आने वाला है उसकी फिक्र नहीं करता। आज जो मौजूद है उसमें मैं अच्छा करना चाहता हूँ। क्या मकसद जिंदगी का आप चाहते हैं? मकसद एक ही है कि ज़िंदगी में कि अगर मैं किसी के काम आ जाऊँ इज़्ज़त के साथ, अगर मैं किसी को मुसीबत ज़दा के साथ काम आ जाऊँ, मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं समझूंगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी कंप्लीट कर ली। चलते चलते एक जाती सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगा। कभी भी आप मुसीबत में हुए या आपको कभी कोई तकलीफ पहुँचती है, दिल को ठेस पहुँचती, तो भाभी जान, भौजाई जी हमारी आपके बगल में खड़ी हो जाती हैं,
चाहे उनको धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल भी करनी पड़ती है तो वो भी करती हैं। जहाँ तक उनके धरने का प्रदर्शन, मैंने उनको मना किया कि आप नहीं आए, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए सवाल आप पे जो बात कही गई ये आपसे संबंधित नहीं, मेरे बच्चे से, क्योंकि मेरा बच्चा 2-3 बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, एक इंजीनियरिंग अभी अमेरिका करने गया, तो बच्चे लोगों के पे असर पड़े। और कोई जो इल्ज़ाम लगाया ना वो बेतुका, निराधार और गलत था, जो मेरे आने वाले बच्चों पर साबिर अली को कोई कह दे तो कोई बात नहीं। हमारे परिवार पे और बच्चों पे ऐसी कोई बात कहे जो चाहे तो कोई भी पत्नी या महिला उसको बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन हमने कहा, और जहाँ तक आपने कहा सियासत का, सियासत में उनकी कहीं बहुत ज़्यादा रुचि रही नहीं, लेकिन इलेक्शन लड़ने का उस वक्त ऐसा इंतज़ाम हो गया, चूँकि मैं वहाँ इलेक्शन लड़ा था, मैं राज्यसभा में गया, मैंने उस वक्त रामविलास जी को कहा था कि नहीं पत्नी को मत लड़ाइए, लेकिन मुझे लगा कि शायद रामविलास जी को लगा कि ये लड़ें तो जीत जाएं। हर आदमी विनिंग कैंडिडेट देखता है, एक महिला हैं चूँकि वहाँ जाती हैं, बॉर्न ब्रॉटअप मुंबई हैं, भोजपुरी धड़ल्ले से बोलती है, मेरे माँ बाप के खातिर के लिए, लोगों के समाज के कल्याण के लिए काम करने के, छोटा या ज़्यादा, मैं आपके कैमरा पे बताऊं कि मेरी वाइफ बहुत बड़ा काम करती हैं, ये ठीक नहीं, लेकिन करती हैं, कम करती हैं ज़्यादा, लोगों से जुड़ाव था, तो उनको रामविलास जी को मैसेज था कि ये लड़ी तो ज़्यादा बेहतर है, तो मतलब अल्टीमेटली मुझे सरेंडर करना पड़ा कि ठीक है, आपको लगता है कि चूँकि मैं आपका पार्टी में हूँ, साथ हूँ, तो इनके लड़ने से अगर पार्टी अगर सिंबल वहाँ से सीट जीत के ला सकती है तो लड़ा दीजिए, तो हम तैयार हो गए। तो आगे भी वो इसी तरीके से आपके साथ सियासत में भागीदारी करेंगे? देखिए, ये तो मैं जिस पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में, यहाँ ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो सियासत में रहेंगी या नहीं। मैं सियासत में हूँ और मैं सियासत कर रहा हूँ और करूँगा, ऐसा मेरा मंशा है। शुक्रिया साबिर भाई बेबाक बातचीत के लिए। तो अंजन चौपाल में आज हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के युवा नेता श्री साबिर अली जी। अगले अंक में हम हाजिर होंगे फिर एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आपसे लेंगे इजाज़त। धन्यवाद।